हमने वही ब्लो पाइप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कि ब्लो पाइप किस प्रकार काम करती है, किस धातु से वो बनी होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे उसमें टिप लगती है और गैस वेल्डिंग में कैसे वेल्डिंग करते समय उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गैस वेल्डिंग कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च एक्चुअली गैस वेल्डिंग टॉर्च से भिन्न होती है, इसका वेट भी ज़्यादा होता है, बनावट में अंतर होता है, ठीक है। वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल वेल्डिंग करने के लिए करते हैं हम, और भारी धातुओं को काटने के लिए कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो ब्रास की बनी होती है ये, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, पहले हम इसके मेन पार्टों के बारे में जानते हैं फिगर के द्वारा। तो ये कटिंग टॉर्च है भाई, इसमें ये कटिंग ऑक्सीजन लीवर होता है, ये शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। ये नोजल होती है कि वेल्डिंग टॉर्च में 120 डिग्री के एंगल पर टिप जुड़ती थी, इसमें नोजल जुड़ती है 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। ये बॉडी होती है मेन, ये ऑक्सीजन के लिए कनेक्शन और ये एसिटिलीन के लिए कनेक्शन, ठीक है। ये पाइप और मिक्स्ड ऑक्सीजन एसिटिलीन, ये पाइप जो होता है इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होती है वैसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। कटिंग टॉर्च जो होती है इसके कई सारे मेन पार्ट होते हैं, जिनमें से एक होती है बॉडी। बॉडी इंटरनल पार्टों को ढककर रखने के लिए हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बॉडी आंतरिक पार्टों को ढककर रखती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व। ऑक्सीजन वाल्व जो है शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं और उसको ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद है एसिटिलीन वाल्व। एसिटिलीन वाल्व यानी एसिटिलीन के प्रवाह को, उसके फ्लो को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई कटिंग लीवर फॉर ऑक्सीजन। कटिंग के लिए ऑक्सीजन गैस की सप्लाई करता है, ये एक अलग से लीवर लगा होता है जो कटिंग करते हैं हम उसके लिए सप्लाई करता है। जैसे इसको हम दबा देते हैं, धातु प्री हीट हो जाती है, तब इसको दबाते हैं तो एसिटिलीन की सप्लाई रुक जाती है और केवल ऑक्सीजन की सप्लाई आना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कटिंग कार्यों में तेजी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर यानी कि दोनों गैसें आपस में मिलने के बाद ही जलती हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग चैम्बर के अंदर दोनों गैसें मिलती हैं और उसके बाद फ्लेम बनाती हैं। उसके बाद है वही होज कनेक्शन। इसमें रबड़ की पाइपें फिट की जाती हैं, जो सिलेंडर से आती है गैस, ऑक्सीजन के लिए अलग आती है, एसिटिलीन के लिए अलग आती है, तो वो दोनों इनमें फिट की जाती है, ठीक है। क्लैंप लगा देने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। होज क्लैंप आते हैं ताकि लीकेज ना हो किसी प्रकार की, ठीक है। उसके बाद नोजल फ्लेम के लिए दोनों गैसें निकलती हैं इसके अंदर से, ठीक है। मिक्स होने के बाद जब हम फ्लेम बनाते हैं तब नोजल के रास्ते से ही बाहर आकर वो जलती हैं। उसके बाद हैंडल, टार्च को व्यवस्थित ढंग से पकड़ने के लिए हम हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब ऑपरेट करना हो तो हैंडल की जरूरत पड़ती है ताकि हम हाथ में उसको सरलता से पकड़कर काम कर सकें, ठीक है। तो ये इसके पार्ट होते हैं हमारे कटिंग टॉर्च के। गैस कटिंग में कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं हम विभिन्न प्रकार की धातुओं को काटने के लिए, ठीक है। ऐसी धातुएं जिनको आम तरीकों से काटना मुश्किल होता है, जैसे एक्सा से, पावर सा से काटना मुश्किल हो, उसके लिए हम गैस कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कितने प्रकार की होती है कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च बेसिकली कई प्रकार की होती है। अगर हम गैसों के आधार पर बात करें तो गैसों के आधार पर मिलती है, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च, यानी कि जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाकर अगर हमें कटिंग करनी हो तो हम ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च को लेंगे। अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर कटिंग करनी है तो हम ऑक्सी हाइड्रोजन कटिंग टॉर्च को लेंगे। और अगर हमें ऑक्सी एलपीजी को मिलाकर कटिंग करनी है तो हम ऑक्सी एलपीजी कटिंग टॉर्च को लेंगे, ठीक है। अगर हमें ऑक्सी मीथेन को मिलाकर कटिंग करनी है तो हम ऑक्सी मीथेन टॉर्च को लेंगे। और अगर हमें ऑक्सी बेंजीन कटिंग टॉर्च, ऑक्सी बेंजीन गैस को मिलाकर कटिंग करनी है तो ऑक्सी बेंजीन कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल हमें कटिंग कार्यों के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एसिटिलीन की आपूर्ति के आधार पर, कल ही हमने ये चैप्टर पढ़ा था लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। तो जो लो प्रेशर सिस्टम होता है जिसमें जनरेटर के द्वारा कार्बाइड और पानी की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एसिटिलीन गैस हम बनाते हैं, उसके लिए हम लो प्रेशर कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हाई प्रेशर के लिए हम हाई प्रेशर कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कार्य के आधार पर जो होती है ये दो प्रकार की होती है, यूनिवर्सल कटिंग टॉर्च और स्पेशल कटिंग टॉर्च, ठीक है। इसके बाद होज पाइपों के आधार पर भी ये मिलती है। होज पाइपों के आधार पर 2 पाइपों वाली और 3 पाइपों वाली कटिंग टॉर्च हमें मिलती है, ठीक है।
तो ये इसके प्रकार होते हैं, अपनी उपयोगिता के आधार पर, अपनी ज़रूरत के आधार पर हम इनका चयन कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम इनका चयन करेंगे और फिर अपना काम सरलता से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है धातु कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वही कुछ। ठीक है, कि जो तुम कटिंग करते हो, कटिंग में जो कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो बाधाएं कौन सी हैं वो चीज़ देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहली है वही सुचालकता, कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे सुचालक और कुचालक पदार्थों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि विद्युत धारा जिन पदार्थों के अंदर से सरलता से गुजर जाती है उनको सुचालक कहते हैं, और विद्युत धारा जिनके अंदर से सरलता से नहीं गुजर पाती है उनको हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो सुचालक पदार्थ जो होते हैं, कई बार क्या होता है धातु में ताप की सुचालकता भी देखी जाती है कि जिन धातुओं में ताप अच्छी प्रकार से गुजर जाए वो ताप की सुचालक होती है, और जो ताप अच्छी प्रकार से नहीं गुजर पाता वो ताप की कुचालक होती है। ठीक है, जैसे मेटल के अंदर से ताप एक सिरे को गर्म करो तो पूरे मेटल में फैल जाता है। ठीक है, यानी कि वो ताप की अच्छी सुचालक है। ठीक है, तो जो धातुएं अक्षमता से अधिक सुचालक होती है, धातुओं में अगर अक्षमता से अधिक सुचालकता है तो वो भी कटिंग में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके बाद ज्वलन ताप, हायर टेम्परेचर, धातुओं का ज्वलन तापमान उनके गलनांक से कम होना चाहिए। जो धातुओं का तापमान है, ज्वलन तापमान, उनके गलनांक से कम होना चाहिए। गलनांक का मतलब जिस पॉइंट पर धातुएं जाकर पिघलती हैं उसको हमें गलनांक कहते हैं, गलनांक बिंदु। ठीक है, और ज्वलन ताप यानी कि जिस ताप पर धातुएं गर्म हो जाना शुरू हो जाती हैं उसको हमें हायर टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्वलन ताप है उनके गलनांक से कम होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अशुद्धियों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज। धातुओं में कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जैसे कार्बन है, निकल है, क्रोमियम है। ठीक है, ये भी कटाई में बाधा उत्पन्न करती है, तो इनकी मात्रा सीमित होनी चाहिए धातु में, ताकि कटिंग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, उसके बाद सतह की प्लेन से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड प्लेन। कटिंग करते समय जो प्लेन की दूरी है वही वो रखना आवश्यक है। 1.5 mm से लेकर वो 3 mm तक रखी जा सकती है, 1.5 mm से कम नहीं रखनी चाहिए हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर रखेंगे तो उससे बैक फायरिंग की समस्या हो सकती है। अगर 3 से ज़्यादा रखेंगे तो फिर कटिंग प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमें 3 से अधिक नहीं रखनी और 1.5 से कम नहीं रखनी है। ऑक्साइड का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड। कई बार क्या होता है, कुछ धातुएं जैसे निकल, क्रोमियम मैंने बताया अभी कि ऑक्साइड 2000 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर पिघलते हैं। ठीक है, अगर इतना टेम्परेचर कटाई में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो मुश्किल से पिघलेंगे, और मुश्किल से पिघलेंगे तो फिर कटाई करनी धातु की मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि गलनांक कम होना चाहिए। जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड का गलनांक धातु के गलनांक से कम ही होना चाहिए। ठीक है, यानी धातु के गलनांक से मतलब है जिस गलनांक पर धातु पिघलती है वो जो गलनांक है उससे ऑक्साइड का गलनांक कम होगा, तभी अच्छी कटाई हो पाएगी। उसके बाद है जलाने के लिए ताप, धातु के जलने से उत्पन्न ताप। ठीक है, यानी कि जलाने के लिए ताप, कटिंग के लिए पर्याप्त ताप होना चाहिए। अगर ताप पर्याप्त नहीं होगा तो भी कटाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कारक होते हैं जो बाधक, इफेक्टेड फैक्टर्स ऑफ मेटल कटिंग, यानी कि मेटल कटिंग में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इनके विषय में भी हमें पता होना चाहिए। जब तक इनके विषय में हमें पता नहीं होगा तब तक हम अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ सेफ्टी रखनी होती है हमें कटिंग करते समय। वो सेफ्टी क्या है? ठीक है, जैसे कि वही हमें पता है सुरक्षा सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी होती है, तो सुरक्षा वस्त्रों का इस्तेमाल जरूर करना है कटिंग करते समय। जैसे आंखों पे सफ़ेद रंग का चश्मा पहनना, इसमें लाइट तो नहीं लगती पर चिंगारियाँ लग सकती हैं आंखों में, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक सफ़ेद रंग का चश्मा पहनना है। ठीक है, और हमें एप्रन पहनना है, हमें हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, सेफ्टी सूट पहनने हैं, नेक गार्ड पहनने हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? सुरक्षा वस्त्र कहलाते हैं, सेफ्टी अपैरेटस कहलाते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी अपैरेटस का इस्तेमाल करना है ताकि हमें किसी भी प्रकार की हमारे शरीर को हानि ना हो चिंगारियों से। ठीक है, उसके बाद हमें मैंने बताया गैप बैक फायरिंग से बचने के लिए 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैप को भी फॉलो करना है हमें। ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टॉर्च एंड बेस मेटल, इसको फॉलो करना है हमें ताकि किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है, और कोशिश करनी है कि हमेशा कटिंग कार्य
कटिंग टेबल के ऊपर ही किए जाए। जो गैस के लिए कटिंग टेबल आती है, ठीक है, उसकी बनावट में अंतर होता है आर्क वेल्डिंग की टेबलों के मुकाबले। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कटिंग टेबल के अंदर ही करें, ताकि चिंगारियाँ जो है एक निर्धारित स्थान पे गिरे, हमारे पैरों के ऊपर ना गिरे, ठीक है। उसके बाद अगर टॉर्च गर्म हो जाती है तो उसको हमें ठंडा करते रहना चाहिए, ठीक है। नोजल को हमें ठंडा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो हम देखेंगे, एक सावधानी और बरतनी पड़ती है कि अगर तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो कुछ अंतराल के बाद हमें कटिंग कार्य को रोक देना चाहिए, ठीक है। यानी कि लगातार कटिंग करने से हमें बचना है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की अक्षति ना हो, ठीक है। और हीट होने की वजह से भी टॉर्च के बैक फायरिंग हो सकती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बैक फायरिंग ना हो और हम ईजिली कटिंग को कर सके। इसलिए हमें थोड़े थोड़े अंतराल पर रेस्ट देना चाहिए, उसको काम को रोक देना चाहिए, ताकि टॉर्च जब दोबारा ठंडी हो जाए फिर से हम काम करें अपना, ठीक है। तो ये कुछ वो होते हैं हमारे सावधानियाँ, जिनको बरत के हम अपने काम को सुरक्षित ढंग से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में पता लग गया भाई। इस चैप्टर के अंदर हमें पता लगा कटिंग टॉर्च की बनावट कैसी होती है, उसके पार्टों के नाम क्या होते हैं, क्या उनका काम होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि कितने प्रकार की कटिंग टॉर्च है, किस आधार पर है, किस आधार पर उनका इस्तेमाल करते हैं, चयन कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद धातु कर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने समझा, ठीक है। हमने ये भी जाना कि क्या हमें किन सावधानियों का इस्तेमाल गैस कटिंग करते समय करना है, ठीक है। तो ये अच्छी कटाई के लिए, अच्छी मेटल कटिंग के लिए प्रत्येक वेल्डर को इन तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छी कटिंग और सुरक्षित ढंग से वेल्डर कर सके, ठीक है। अच्छा काम वही समझा जाता है जिसमें जान माल का जोखिम ना हो, ठीक है, ना ही तो माल की क्षति हो और ना ही जान को कोई नुकसान हो, ठीक है, यानी कि वेल्डर को कोई भी क्षति ना हो। अच्छा काम वही समझा जाएगा। क्लियर ये चैप्टर भाई।